ये कहानी पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानी और कहानी बिद माही के ओनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ओनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। अपने एहसासों को समझाना अमन को बहुत मुश्किल लग रहा था। काफी वक्त बीत चुका था। वो अब भी आंगन में इधर से उधर टहल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आने वाले वक्त के एहसास से उसकी हथेलियां पसीजने लगी थीं। उसने एक ताजगी भरी नजर अपने उस छोटे से घर पर डाली। इस वक्त जो इक्का दुक्का मेहमान थे, उनमें से कुछ तो अपने घरों को वापस लौट गए थे और जो दो चार मौजूद थे, किसी को बरामदे में सुला दिया गया था तो किसी के लिए छत पर बिस्तर लगा दिए गए थे। इस समय पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। अमन को अपनी माँ की कही हुई बात याद आने लगी थी कि खुशबू अभी बहुत कम उम्र की है, छोटी बच्ची है, तुम उसका ख्याल रखना। अभी वो तुम्हारी कोई बात समझने की योग्यता नहीं रखती और यूं भी उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने नजरें झुकाकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कही थी। अमन ने एक सख्त नजर अपनी माँ सावित्री जी को तरफ डाली। वो 30 साल की उम्र पार कर चुका था और अब जाकर उसकी माँ ने उसकी शादी की थी, मगर इस चेतावनी के साथ कि वो अपनी दुल्हन से दूरी बनाए रखेगा, क्योंकि उसकी दुल्हन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो अपने पति को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती थी। अमन ये सब कुछ जानता था, मगर इसके बावजूद उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरत इस रिश्ते में छुपी हुई थी। और वो भी खुशबू की खूबसूरती में भी बहुत प्रभावित हो गया था। बार बार उसका मोहक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। हालांकि खुशबू उससे बहुत छोटी थी। वो मात्र 15 साल की थी और अपनी कदकाठी से अपनी उम्र से काफी बड़ी लगती थी। तभी अमन को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। तुम अभी तक यहीं पर हो बेटा? अभी तक अपने कमरे में नहीं गए? खुशबू से तुम्हारी कोई नाराजगी वाली बात हो तो नहीं हुई? उसके लहजे में चिंता थी। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी अभी तक खुशबू से कोई बात नहीं हुई और न ही मैं अभी कब तक कमरे में गया हूँ। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं इसलिए आंगन में टहल रहा था। जब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। उसकी माँ दोबारा चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई थी और अब जाकर अमन अपने कमरे में आया तो उसके कमरे का सारा हाल बहुत ही बुरा हो चुका था। वो फूलों की सेज जो उसके दोस्तों ने जबरदस्ती सजाई थी, अब उसके फूल इधर उधर बिखरे पड़े थे। बिस्तर की चादर भी सिलवटों से भरी हुई थी और उसकी नई नवेली दुल्हन भी उलझे हुए तरीकों से सो रही थी। वो इस बेपरवाह हुलिये में वो अमन का दिल डरा गई थी। अमन ने बहुत मुश्किल से उसके मोहक वजूद से नजरें चुराने में कामयाबी पाई थी। कमरे में आने के बाद उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले। आज उसका सादा सा कमरा उसकी बीवी के दहेज से सजा हुआ था। उसके कीमती सामान ने इस कमरे को देखने लायक बना दिया था और वो खुद भी देखने ही लायक ही चीज थी, मगर अपनी मानसिक हालत की खराबी की वजह से वो अपने करीबी लोगों के लिए जैसे एक इम्तिहान बन गई थी। अमन कपड़े बदलने के बाद जब बिस्तर पर आया तो वो अब भी वैसे ही सो रही थी। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसे उठाने में झिझक रहा था, क्योंकि उन दोनों की आज तक एक दूसरे से बात नहीं हुई थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी थे। खुशबू को उठाना भी जरूरी था। दूसरी से तीसरी बार जोर से कंधा झिझोड़ने पर खुशबू की आंख खुल गई थी। अब वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। अमन को अपने सामने देखकर वो होश खो बैठी और एकदम अपनी जगह से उठकर बाहर भागने लगी। तो अमन ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, तुम कहाँ जा रही हो? वो अपनी आंखों में डर लिए अमन को देखने लगी थी, जैसे उसके चेहरे की जगह कोई डरावनी चीज देख ली हो। उसकी बेबसी देखकर अमन के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम जानती हो कि आज हमारी शादी हुई है। तुम्हारे सिर से पांव तक मेरे लिए सजाया गया है ताकि मैं तुम्हारी तारीफ करूं, तुम्हें सराहूं, तुमसे प्यार करूं। आखिरी बात कहते कहते उसका लहजा गंभीर हो गया था। वो खुशबू की तरफ झुका और उसके चेहरे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी, मगर अगला ही पल उसके लिए बेहद तकलीफदेह था। खुशबू बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी थी। वो उसे अपने नाखूनों से नोचने और कुरेदने लगी थी। अमन ने बहुत मुश्किल से उसके दोनों हाथों को काबू किया और कहा, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कर रही हो? जानती हो मैं तुम्हारा पति हूँ। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम यहाँ से निकल जाओ।
वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर खुशबू ने उस पर फिर से हमला कर दिया था। अमन ने मुश्किल से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया। शोर की आवाज़ सुनकर सावित्री जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थीं। अब वो दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही थीं। अमन ने जब गुस्से से दरवाज़ा खोला तो वो अपनी माँ से कहने लगा, ये क्या अजूबा उठा लाई हो मेरे लिए? आपने कहा था कि इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मगर आपने ये नहीं बताया कि ये लड़की पूरी तरह से पागल है और ये पागल लड़की आपने मेरे सिर पर बांध दी है। बताइए मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? अमन को यूं फिसराते देख जहां सावित्री जी चुप हो गई थी, वहीं खुशबू भी पूरी तरह से सहम गई थी। अब वो डरी डरी नजरों से अमन की तरफ देखने लगी थी। अमन गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया था। फिर अगले दिन सावित्री जी के उठाने पर उसकी आंख खुली थी। सावित्री जी के उसके सामने नाश्ता रख दिया। उस वक्त घर में हर तरफ सन्नाटा था। इसका मतलब था कि घर में जो मेहमान थे वो अपने घर लौट चुके थे और छोटे भाई बहन स्कूल पहुंच चुके थे। अमन को यूं चुपचाप नाश्ता करता देखकर सावित्री जी कहने लगी थी, तुम जानते हो कि ये शादी किस हालात में हुई है और तुम भी तो खुशबू के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तुमसे मैंने कुछ नहीं छुपाया था। अब तुम्हारी ये नाराजगी मेरी समझ से बाहर है। अमन ने एक झटके से सिर उठाकर उन्हें देखा और कुछ कहते कहते रुक गया। वो एक 30 साल का जवान मर्द था। उसके दिल में जज्बात उमड़ रहे थे और बीवी ऐसी थी जो उसके पास आने से चीखने चिल्लाने लगती थी। ऐसे में उसकी मानसिक हालत को समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी और सावित्री जी भी उसकी हालत को अच्छी तरह समझ रही थी। तभी वो उसे पुचकारते हुए कहने लगी, मेरी बात सुनो, 3 साल का ही बात तो है। 3 साल बाद वो सारी दौलत जायदाद तुम्हारी बीवी के नाम हो जानी है और फिर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना, चाहो तो उसका अच्छा इलाज करवा लेना। हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए, क्योंकि उसकी चाची ने कहा था कि इसके इलाज और प्यार से खुशबू ठीक हो जाएगी। मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है और ना ही हम उसके साथ अपना दिमाग खराब कर सकते हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चे हैं। ऐसे में हम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अमन ने ये सुनकर चुपचाप सिर झुका गया और बोला, उस लड़की का ठीक होना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है अम्मा, मैंने गलत फैसला किया है। सिर्फ पैसों के लालच में आकर एक तो आपने मुझसे आधी उम्र की लड़की से शादी करा दी और ऊपर से वो लड़की भी पागल है। अम्मा बताइए, क्या ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना आसान है? अब की बार सावित्री जी ने सिर पीट लिया और उससे कहने लगी, सिर्फ 3 साल की ही तो बात है। उसके बाद हमारी जायदाद खुशबू के हिस्से में आ जानी है और तुम उससे सारी दौलत अपने नाम करवा लेना। वैसे भी खुशबू का तुम्हारे अलावा और है ही कौन? उसके चाचा चाची ने तो उससे रिश्ता ही तोड़ लिया है और उसके बाप की वसीयत के मुताबिक 3 साल बाद वो सारी जायदाद की मालकिन हो जाएगी। कोई उससे जायदाद नहीं छीन सकता, ना ही उस पर कोई दबाव डाल सकता है। ऐसे में तुम ही उसके सरपरस्त हो और हर एक चीज के मालिक तुम ही होगे। अब की बात सावित्री जी की बात अमन के दिमाग में बैठ गई थी। तभी वो उसे राजदारी से समझाने लगी, तुम्हें खुशबू के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके उसका ख्याल रखने की कोशिश करो। हो सकता है वो बेहतर हो जाए। अब की बार अमन माँ की बात सुनकर चुपचाप सिर झुका गया था और दिल ही दिल में कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। चाचा चाची भी 1-2 बार उससे मिलने के लिए आए थे। उसे इस घर में खुश देखकर वो भी यूं सर उठाकर लौट गए जैसे उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये बात सच भी थी। खुशबू अपने चाचा चाची के घर की तुलना में यहाँ ज़्यादा खुश थी। हालांकि उसके चाचा चाची का घर बहुत बड़ा था। वो घर 5 कनाल के रकबे में फैला हुआ था। घर में बहुत सारे लोग थे और किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। मगर इसके बावजूद भी खुशबू इस घर में ज्यादा खुश थी, क्योंकि चाचा चाची के बच्चे और अक्सर नौकर उसे तंग करते, आते जाते उसे छेड़ते, उसे चिढ़ाते, जिसकी वजह से वो चीखने चिल्लाने लगती थी, बर्तन तोड़ने फोड़ने लगती थी। कितने ही कीमती सजावट के सामान खुशबू के गुस्से की भेंट चढ़ गए थे और तब उसकी चाची गुस्से से तमतमा जाती और बेरहमी से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती थी। खुशबू को अपनी चाची से बहुत मार पड़ती थी। जरा जरा सी बात पर जाहिल औरतों की तरह उसे कोसने और बद्दुआएं देने लगती थी, उसे पीटने लगती थी। खुशबू किसी अजाब की तरह उनके सिर पर सवार हो गई थी। कुछ साल पहले तक तो वो अपने पति के साथ उस घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उनकी जिंदगी में तूफान तब आया
जब उनके सिर पर खुशबू की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। खुशबू उनके जेठ की बेटी थी। उसके जेठ जिठानी एक दिन सड़क हादसे में चल बसे थे। खुशबू उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद पैदा हुई थी। मगर खुशबू का मानसिक विकास सामान्य बच्चों के मुकाबले कम हो रहा था। वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी पीछे थी, मगर डॉक्टरों ने उन्हें इस बात की यकीन दिलाया था कि धीरे धीरे आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उचित इलाज, अच्छे माहौल और प्यार और ध्यान से खुशबू सामान्य इंसानों की तरह जीवन जीने के काबिल हो सकती है। उसके माँ बाप ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसका हर मुमकिन ध्यान रखते थे, मगर जब वो इस दुनिया से चले गए तो ये सदमा खुशबू के लिए बहुत बड़ा था। वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाई थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और कई समय तक वो सन्नाटे की हालत में रही थी। सब उसे बुलाने की और कोशिश करते रहे थे, मगर वो न किसी से बात का जवाब देती और न ही खुद से किसी से बात करती थी। अब जब उसका सन्नाटा टूटा तो वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी थी और फिर उसकी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आन पड़ी थी। उसके चाचा विवेक चौधरी अपने कारोबार में मशरूफ रहते थे और वैसे भी वो घरेलू मामलों में दूर ही दूर रहते थे। उन्हें ये पता था उन्हें ये पता ही नहीं था कि खुशबू के साथ उसकी बीवी कैसा सलूक करती है। खुशबू का इलाज तो उसी दिन रुक गया था जब उसके माँ बाप की मौत हुई थी और इसके हालात फिर खराब होने लगी थी। अब तो उसे दौड़े भी पड़ने लगे थे। वो चीखने चिल्लाने लगी थी। दिन ब दिन उसकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में चाची उसे बहुत बुरी तरह मारती थी। उसने खुशबू को पूरे खानदान में पागल मशहूर कर दिया था। धीरे धीरे खुशबू ने अपनी हरकतों से ये साबित भी कर दिया था कि वो वाकई एक पागल लड़की है। उसके साथ जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं था। चाची को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा न हो कि चाचा की फितरी मोहब्बत अंगड़ाई लेकर जाग जाए और बच्चे के बड़े होने पर के बाद वो अपने बेटे की शादी खुशबू के साथ कर दें। ऐसे में तो उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो खुशबू से जान छुड़ाने के मंसूबे बनाने लगी थी। ऐसे में उनके जहन में एक रिश्तेदार ने ये ख्याल डाल दिया कि उसकी शादी करा दो। तब उसकी चाची हंसकर कहने लगी, इस पागल लड़की से कौन शादी करेगा। वो रिश्तेदार कहने लगी कि कोई ना कोई तो कर ही लेगा, वैसे भी इस लड़की की अच्छी खासी जायदाद है। जायदाद के लालच में आकर कोई तो उसे अपना ही लेगा। ये बात उसकी चाची के दिल को लग गई थी और फिर उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ानी शुरू कर दी थी। वो खुशी भी जान छुड़ाने चाहती थी। आखिर ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो खुशबू से शादी कर ले। तभी उनकी नज़र सावित्री जी पर पड़ी, जो कि उनके पति के खानदान की ही थी, मगर बहुत ही गरीब और अपनी जिंदगी व घरेलू हालात से तंग आ चुकी थी। तब उन्होंने सावित्री जी के दिल में ये लालच डाल दिया कि अगर आप खुशबू से शादी अपने बेटे की करा दें तो खुशबू के बालिग होने पर उन्हें उसकी तमाम जायदाद मिल सकती है। खुशबू की चाची को वैसे भी किसी चीज़ का कोई लालच नहीं था। उनके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ था। वो अपने दहेज में भी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी लेकर आई थी और उनके पति के पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो बस खुशबू से जान छुड़ाना चाहती थी। ऐसे में अगर उन्हें खुद से भी कोई खर्च करना पड़ता तो वो इससे भी कर गुजरती। खुशबू की वजह से उनकी मानसिक सुकून तबाह हो चुका था। सावित्री जी के दिल में ये लालच पैदा हो चुका था और उन्होंने सोच लिया था कि आज अमन के घर आते ही वो इस मुद्दे पर उससे बात करेंगी। वो भी अपने घरेलू हालात से बहुत तंग आ गई थी और अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। अमन का हाल भी उनसे छुपा नहीं था। वो भी मेहनत मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक चुका था। वो भी चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में आसानी आए। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता था, मगर उसे इसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो सुबह से लेकर दोपहर तक एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर का काम कर रहा था और फिर शाम को एकेडमी में भी पढ़ाता था। आज भी वो इतनी मेहनत के बाद जब घर आया तो खाने में आलू का शोरबा बना देख कर उसका मुंह बन गया था। ये क्या अम्मा, आप कभी भी तो कुछ अच्छा खाना बना लिया करो। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ, मगर फिर भी कभी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ। ये सुनकर सावित्री जी कहने लगी, फिक्र मत करो, अब हमारी तमाम परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। ये सुनकर अमन चौंक गया। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप। तब सावित्री जी ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो भी
एक पल को खामोश हो गया, फिर कहने लगा, अम्मा ये फैसला इतना आसान नहीं। वो लड़की पागल है और पागल इंसान के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। सावित्री जी कहने लगी, वो जन्म से पागल नहीं है। पहले वो बिल्कुल ठीक थी, उसका इलाज भी हो रहा था, और अगर उसका दोबारा इलाज शुरू कर दिया जाए, उसे प्यार और मोहब्बत दी जाए, तो वो लड़की ठीक हो सकती है। उसकी बात सुनकर अमन सोच में पड़ गया था। जो भी था, 3 साल के बाद उसके हाथ में जायदाद आने वाली थी। उसे इस मेहनत मशक्कत वाली जिंदगी से छुटकारा मिलने वाला था, मगर ये 3 साल गुजारना इतना आसान काम नहीं था। वो जितना सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। और फिर अगले दिन उसने खुशबू को देखने की फरमाइश कर दी थी। जब वो लोग खुशबू को देखने के लिए उसके घर गए, तो अमन उसकी खूबसूरती देखकर उसका कायल हो गया था। वो उसके सामने आकर खामोशी से बैठ गई थी। उसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये वो लड़की पागल होगी। उसी वक्त अमन ने उसे देखकर उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, मगर अब जब अपना जायज रिश्ता होने के बावजूद भी उसे उसका हक नहीं मिल रहा था, तो वो गुस्से से झुंझला गया था। शादी करने से जिंदगी में एक ये तो आसानी आ गई थी कि उसे ससुराल वालों की तरफ से गाड़ी मिल गई थी, और खुशबू के चाचा ने उसे अपने साथ ऑफिस में नौकरी पर रख लिया था। अब उसे पहले की तरह मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, ना ही सारा सारा दिन गर्मी सर्दी झेलनी पड़ती थी। मगर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक कमी थी, एक आग थी जो उसके पूरे वजूद में जल रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका वजूद अभी भी अधूरा है, जैसे अभी भी उसकी जिंदगी पूरी नहीं हुई है। अब जब उसकी जिंदगी में आसानी ही आसानी थी, तो उसे खुद को किसी बाजार में बिक चुकी हुई चीज की तरह लगने लगा था। उसने ये आसानी से खरीदने के लिए अपने आप को बेच दिया था, एक पागल लड़की के हवाले किया गया था, जिसका ना सिर्फ मानसिक संतुलन खराब था, बल्कि वो उम्र में भी छोटी थी। उसके जज्बाती ख्वाहिशों को नहीं समझती थी, और ना ही उसके जज्बात की तसल्ली का सबब बन सकती थी। आज जब वो अपने कमरे में आया, तो खुशबू सामने ही बेड पर बैठी हुई थी, और उस वक्त वो दुपट्टे से बिल्कुल बेपर्दा थी। आड़ी तिरछी होकर लेटी हुई वो अमन की सहनशीलता का इम्तिहान ले रही थी। अमन ने मुश्किल उसके वजूद से अपनी नजरें हटाईं और ऑफिस की लाई हुई फाइल लेकर देखने लगा। तभी खुशबू उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। अब उसकी धीरे धीरे अमन के साथ दोस्ती हो रही थी। वो न सिर्फ उससे बात करने लगी थी, बल्कि अब अक्सर उससे छोटी छोटी फरमाइशें भी करने लगी थी। ऐसे में वो किसी बच्ची की तरह लगती थी। उस वक्त भी वो अमन के कंधे पर झूलते हुए आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर रही थी। अमन ने बेजारी से उसकी तरफ देखा था। उसके वजूद की गर्मी उसको पिघलाने का सबब बन रही थी, और वो उसके जज्बात से बेपरवाह होकर अपनी ही कहानियों में सुना रही थी। ऐसे में अमन ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी वो खुद पर काबू न रख पाया। तभी उसने उसके साथ एक हिमाकत कर डाली। वो बुरी तरह से सहम कर पीछे हट गई थी। उसका ये रूप अमन को दीवाना किए जा रहा था। अब वो खुद पर भी कंट्रोल बिल्कुल खो बैठा था। उसने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। इससे पहले कि वो उस पर अपने प्यार की मोहर लगा पाता, वो पूरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी थी। अमन ने उसकी आवाज़ रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया, तो उसने अमन के हाथ पर बुरी तरह से काट खाया था। अमन बिलबिला कर पीछे हट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अमन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सावित्री जी थीं। वो परेशानी के अंदाज में पूछने लगी, क्या बात है, क्यों खुशबू चिल्लाई जा रही है? अमन ने उन्हें गुस्से से देखा। अब उन्हें क्या बताना कि उसे क्या हुआ है। सावित्री जी भी जैसे कुछ समझ गई थीं। वो कहने लगी कि मैंने भी पहले ही कहा था कि वो अभी ना समझ है। अगर तुम प्यार से उसे अपनी बात समझाओगे तो वो समझ जाएगी। मगर अमन ने इस बारे में कोई बात नहीं की। वो इस कदर गुस्से में था कि अपनी माँ से भी कोई बात नहीं करना चाहता था। फिर वो दूसरे कमरे में लेट गया था। अगले कई दिनों तक ना तो उसने अमन से बात की थी, और ना ही दोबारा अपने कमरे में गया था। खुशबू को इस घर में आए हुए 2 साल का अरसा बीत गया था। वो इस माहौल में, इस घर में एडजस्ट हो गई थी, और सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहने लगी थी। अब तो उसने घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना भी शुरू कर दिए थे। ऐसे में उसे देखकर बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था कि वो एक अननॉर्मल लड़की है। उसे देखकर सावित्री जी एक ठंडी आह भर कर रह जाती थी कि काश ये लड़की मानसिक तौर पर भी बिल्कुल ठीक होती, तो उनके बेटे की जिंदगी किस कदर सुकून और खुशहाल अंदाज में गुजर रही होती।
अब सावित्री जी को खुद पर गुस्सा आने लगा था कि उन्होंने लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मगर वो भी क्या करती, जब उन्हें दौलत हासिल करने का शॉर्टकट रास्ता पता चला था तो वो कैसे इसके लिए मना करती। यूं भी अमन के अलावा उनके 3 और भी बच्चे थे। अपनी जवान होती बेटी को देखकर वो कुढ़ती रहती थी। कल परसों तो उसकी भी शादी भी करनी थी उसके कल परसों को उसकी भी शादी करनी थी। उसका दहेज भी के लिए उसके बेटे को मेहनत करनी पड़ती और उसकी पढ़ाई का सिलसिला, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। फिर छोटे दोनों बेटे, उनके फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर भी वो परेशान रहती थी। अमन की पढ़ाई को तो उसके पापा की वजह से पूरी हो गई थी और वो खुद भी छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च पूरे कर लिया करता था। मगर अब उसकी अकेली की कमाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज जब अमन घर आया तो बहुत उदास लग रहा था। इस कदर थका हुआ तो वो उस वक्त भी नहीं लगता था जब वो रात गए तक ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटता था। इस कदर गहरी उदासी उसकी आंखों में अब छलकने लगी थी, पहले वैसे भी नहीं थी। ऊपर से अक्सर रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग भी उसका मजाक उड़ाते कि उन्होंने अपने बेटे की कीमत लगाई है, वरना खुशबू जैसी पागल लड़की के साथ कौन अपने बेटे की शादी करता है, उसे से कौन शादी करेगा। यकीनन ये सब लालच की बुनियाद पर ही हुआ है। ऐसी बातें सुन सुनकर वो गुस्से से कुड़ता रहता था। यूं ही वक्त बीतता जा रहा था। अब खुशबू 18 साल की हो गई थी और कानूनी तौर पर तमाम जायदाद उसके नाम पर हो गई थी, क्योंकि अमन ही उसका पति था। इस वजह से उस तमाम जायदाद के रुपये पैसों की देखभाल भी अमन ने ही करनी थी। अब जब अमन के हाथ सब कुछ आ गया था तो वो सोच में पड़ गया था कि वो क्या कर। उसकी माँ ने तो बातों बातों में ये कह दिया था कि वो ये तमाम जायदाद अपने नाम करवा ले, अपनी पत्नी से दस्तखत करवा ले और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे या दूसरी शादी कर ले। अमन पहले इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था और अब जब इस बात को काफ़ी वक्त बीत गया तो सावित्री जी फिर से अमन के पास आई। उससे कहने लगी कि तुम कब तक यूं सारी जिंदगी गुजारोगे। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश और सुकून से रहो, अपनी शादीशुदा जिंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारो। तुम्हारे भी बच्चे हो और मैं भी उन्हें अपनी गोद में खिलाऊं, मगर लगता है कि ये ख्वाहिश लेकर मर जाऊंगी। अमन ने एक गंभीर नज़र उन पर डाली, फिर कहने लगा कि भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। अब की बार सावित्री जी झुंझला गई, कहने लगी, मगर तुम चाहते क्या हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्या करना है? तुम तो कहते थे कि कल को तुम दूसरी शादी कर लोगे और दौलत हाथ आते ही उसे छोड़ दोगे, और अब क्या हुआ है? अमन ने उन्हें गहरी नज़र से देखा और कहने लगा कि मम्मी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आप खुद एक बेटी की माँ हैं और बेटी की माँ होकर दूसरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें करना, ऐसा सोचना क्या आपको शोभा देता है? सावित्री जी ये बात सुनकर नजरें चुराने लगी थी। अमन कहने लगा, हाँ, मैंने उसके साथ लालच में आकर शादी की थी। मेरे पहले यही इरादा था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी संभाल लूँगा और इस पागल लड़की के साथ सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मगर अब मेरा इरादा बदल चुका है। मुझे एहसास हो चुका है कि वो भी किसी की बेटी है, बल्कि वो तो एक यतीम लड़की है। उसके साथ हम जाति कर रहे हैं। भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। आपने ही तो कहा था कि इलाज और प्यार मोहब्बत से वो बेहतर हो जाएगी, वो नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारेगी। अपने माँ बाप की मौत से पहले तक वो ठीक थी और उनकी मौत के बाद से उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और ऊपर से उसका इलाज होना भी रुक गया था, जिसकी वजह से वो दोबारा से इस हालात में पहुंच गई। मगर जब मैं दोबारा उसका इलाज शुरू करवाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो उसे ठीक कर दे, और अगर मेरी किस्मत में शादीशुदा जिंदगी की खुशियाँ लिखी होंगी तो वो मुझे खुशबू से ही मिलेंगी, और अगर औलाद लिखी होगी तो वो भी खुशबू से ही होगी। मैं यूँ उस पर जुल्म नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, बेटा, मैं इतनी कठोर नहीं हूँ। मैं एक बेटी की माँ हूँ और माएँ कभी भी इतनी कठोर नहीं होती। मैं तो बस तुम्हारे लिए ये बात कर रही थी। तुम्हारी उदासी और परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। अमन कहने लगा, आप फिक्र मत करें, भगवान से अच्छा की दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। और सावित्री जी उसे दुआएं देती हुई वहाँ से उठ गई थी। उसके बाद अमन ने अपना कहा सच कर दिखाया था। वो खुशबू का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वो अपने हाथों से उसको बाल संवारता, उसे घुमाने फिराने ले जाता और उसके साथ मीठी मीठी प्यारी भरी बातें करता।
धीरे धीरे खुशबू का रवैया बदलने लगा था और वो हंसने मुस्कुराने लगी थी। पहले से ज्यादा खुश दिखाई देने लगी थी और अब उसने चीखना चिल्लाना भी कुछ कम कर दिया था। उसकी संवेदना जागने लगी थी। इसका अंदाजा अमन को उस दिन हुआ जब वो खुशबू के लिए एक खूबसूरत सी नाइटी लाया था। उसे ये नाइटी देकर कहने लगा कि तुम ये पहनकर मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें इस लिबास में देखना चाहता हूँ। खुशबू जब ये पहनकर बाहर आई तो अमन उसे देखकर देखता ही रह गया था। उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न उस नाइटी में और भी निखर गया था। अमन उसे देखकर बेखुद हो गया था और बेखुदी में वो उसकी तरफ बढ़ा, उसे अपनी बाहों में भींच लिया। फिर जब वो हद से बढ़ने लगा तो खुशबू फिर से चीखने चिल्लाने लगी। वो उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा गई थी। तब अमन को इस बात का एहसास हुआ कि खुशबू अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसे इतनी जल्दी खुशबू से अपने रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी मानसिक तौर पर इन सब चीज़ों को कबूल नहीं कर पाई है। अब वो फिर से अमन को देखकर डरने लगी थी और उसे देखकर घर के कोनों में छुपने की कोशिश करने लगती थी। जब अमन उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता, उसे अपने पास बुलाता, तो वो चीखने चिल्लाने लगती थी। अमन इस सारे हालात से बहुत परेशान था, क्या करे। धीरे धीरे उसने खुशबू से फासला रखना शुरू कर दिया, मगर वो उसका ख्याल बराबर रखता रहता था। उसे दोबारा खुशबू को छूने की कोशिश नहीं की थी और ऐसे में जब वो उसे अपने आप से बेगाना दिखाई देती थी तो वो उसे देखकर पागल होने लगता था और तब वो बहुत मुश्किलों से अपने जज्बात पर काबू पाता था। इस समय अमन थकने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और वो सारी जिंदगी इन शादीशुदा खुशियों के लिए तरसता रहेगा। ऐसे में सावित्री जी ही थी जो उसकी हिम्मत बांधती रहती थी। उसे कहती थी कि ये बच्ची एक न एक दिन ठीक हो जाएगी और तुम दोनों भी नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारोगे। अमन उसका बाकायदा इलाज करवा रहा था और अपने हाथों से उसे दवाइयाँ इस्तेमाल करवाता था। सब घर वाले खुशबू के साथ अच्छे से पेश आते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब खुशबू नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगी थी। न वो सिर्फ सावित्री जी के मना करने के बावजूद भी अपने घर के कामों में उनकी मदद करती, बल्कि उनके साथ छोटी मोटी इधर उधर की बातें भी करती। उसके साथ वक्त गुजारते घर के काम करने के लिए नौकर थे, मगर इसके बावजूद भी खुशबू को अपने हाथ से खाना बनाना अच्छा लगता था। उस दिन के बाद से अमन ने दोबारा उसकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया था। यूं भी उसके भाई बहन बड़े हो गए थे। वो नहीं चाहता था कि उसके और खुशबू के आपसी रिश्तों के बारे में उसके छोटे भाई बहनों को कोई बात मालूम हो और वे उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचें। वो इसी वजह से अपने जज्बातों पर मुश्किल से काबू पाए हुए था। मगर आज जब वो कमरे में आया तो खुशबू निखर कर तैयार थी। उसने एक खूबसूरत सा सुर्ख लाल रंग का फ्रॉक पहन रखा था और चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ था। बाल खोले पीठ पर बिखरे हुए थे। ऐसे में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अमन ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि खुशबू इतनी खूबसूरत भी नजर आ सकती है। वो अमन को देखकर शर्मा रही थी और फिर उसे ले जाकर सोफे पर बैठ गई। मुझे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसा अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर आप मेरा ख्याल न रखते, मेरा इलाज न करवाते, तो आज मैं कभी भी नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी न गुजारने के काबिल होती। उसके बातें सुनकर अमन बेहोश होते होते बचा था। वो खुशबू से कभी भी इतनी समझदारी की बातों की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर छाई हैरानी देखकर खुशबू हंस पड़ी थी और कहने लगी, क्या आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं ठीक हो गई हूँ? अमन ने बेख्तियार ना में सिर हिलाया तो वो फिर से हंस पड़ी थी। वो देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी, मगर फिर भी अमन उसके करीब जाने से हिचकिचा रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि खुशबू फिर से चीखने चिल्लाने लगे और घर में मौजूद लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए। तभी वो आगे बढ़ने से पीछे हट रहा था, मगर खुशबू ने उसे बीच की तमाम हदों को तोड़ दिया था, सारे फासलों को मिटा दिया था और उसके सीने से लगकर रोने लगी। वो कहने लगी, आपकी जगह कोई और इंसान होता तो वो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाता। वो जायदाद अपने नाम करवा लेता और मुझे घर से निकाल कर दूसरी शादी कर लेता या फिर मुझे मरवा देता, मगर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अब मैं आपकी इन्हीं खूबियों की वजह से आपसे प्यार करने लगी हूँ। ये सब बातें अमन के लिए हैरान करने वाली थीं। उसे ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था। ऊपर से खुशबू का
उसके लिए प्यार का इजहार वो खुशी के मारे बेहोश होते होते बचा था। तब खुशबू ने शर्माते हुए ये बात स्वीकार की थी कि अब मैं सच में आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत ज्यादती की है, मगर अब मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उनके बीच के सारे फासले मिटते जा रहे थे। रात बीतती जा रही थी और वे दोनों प्यार की बारिश में भीगते जा रहे थे। जब उनकी आंख खोली तो ये उनके लिए एक सुहानी सुबह थी। खुशबू और मोहब्बत ने उनका स्वागत किया था और अपनी आगोश में समेट लिया था। अमन तो आज बहुत खुश और खिला खिला लग रहा था। जितना उसने सब्र किया था, अपने दिल को मारा था, आज उसे अपने सब्र का इनाम मिल गया था और आज वो अपनी खुशकिस्मती पर गर्व कर रहा था। वो भगवान का धन्यवाद कर रहा था जिसने उसे इतना कुछ दिया था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।